मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सुधार की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 2600 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। मंगलवार को सीएम ने 301 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इसमें कक्षा 6 से 8 के लिए 131 और कक्षा 1 से 5 के लिए 170 शिक्षक शामिल हैं। हाल ही में 909 शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई थी। सोरेन ने कहा कि ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड और एआई आधारित शिक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि झारखंड अभी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है और इसे तेज गति से सुधारना होगा। रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में मंगलवार सुबह अचानक डेटा सेंटर में आग लग गई। सुबह 5 बजे लगी इस आग से पूरे मुख्यालय में अफरा-तफरी मच गई। 2 दमकल गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल चुके थे। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि संदिग्ध गतिविधि से भी इनकार नहीं किया गया है। जांच टीम हर पहलू की जांच कर रही है। हजारीबाग में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 कुख्यात नक्सली मारे गए। इनमें गिरिडीह के अनमोल दा उर्फ रघुनाथ हेम्ब्रम 1 करोड़ इनामी, अनुज सोरेन 25 लाख इनामी और वीर सेन गंजू 10 लाख इनामी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने बताया कि अगर ये नक्सली आत्मसमर्पण करते तो इनाम की राशि और अन्य सरकारी सुविधाएं मिल सकती थीं। राज्य में इस समय 55 मोस्ट वांटेड नक्सली सक्रिय हैं, जिन पर 8.45 करोड़ का इनाम घोषित है। पुलिस का कहना है कि इन उग्रवादियों की हर गतिविधि पर खुफिया एजेंसियां नजर रखे हुए थीं। सीबीएसई ने स्कूलों में कक्षाओं की संख्या और सेक्शन तय करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं। अब कक्षा 1 से 12 तक सेक्शन स्कूल के बिल्ट अप एरिया के आधार पर तय होंगे। हर 3 अतिरिक्त सेक्शन के लिए कम से कम 400 वर्ग मीटर का अतिरिक्त एरिया होना अनिवार्य होगा। गाइडलाइन में हर स्कूल में 112 वर्ग मीटर का पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब तथा 48 वर्ग मीटर का वेलनेस रूम जरूरी किया गया है। साथ ही कला, संगीत और खेल गतिविधियों के लिए 216 वर्ग मीटर का हॉल भी अनिवार्य है। सीबीएसई टीम समय समय पर इन मानकों का निरीक्षण करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को मंत्री पद देकर उपचुनाव में उतारने की योजना है। पहले भी झामुमो ने हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनके परिजनों को मंत्री बनाकर चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें सफलता मिली थी। घाटशिला झामुमो का मजबूत गढ़ माना जाता है। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि ये चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हो सकता है। सोमेश की नियुक्ति पार्टी के लिए रणनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों मायनों में अहम होगी। कोडरमा कोर्ट ने शादी का झांसा देकर महिला पुलिसकर्मी से बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में सिपाही अभिमन्यु कुमार को दोषी पाया। अदालत ने उसे 2 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना लगाया है। मामला 2018 का है, जब आरोपी ने शादी का वादा कर पीड़िता से संबंध बनाए, लेकिन बाद में मुकर गया। महिला ने कोडरमा महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हजारीबाग में हुई मुठभेड़ में 3 बड़े इनामी माओवादी मारे गए, जिनमें सहदेव सोरेन 1 करोड़ इनामी, रघुनाथ हेम्ब्रम 25 लाख इनामी और बिरसेन गंजू 10 लाख इनामी शामिल हैं। इस सफलता से सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। अधिकारियों का मानना है कि अब इसका असर सरांडा जंगल में चल रहे अभियान पर भी दिखेगा। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 29 माओवादी मारे गए, 20 ने आत्मसमर्पण किया और 16 गिरफ्तार हुए। पुलिस का कहना है कि अगर अभियान इसी तरह चलता रहा तो राज्य में माओवादी गतिविधियां काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। गया कोडरमा रेलखंड के नाथगंज और बसकटवा स्टेशन के बीच मंगलवार को भूस्खलन हुआ। दोपहर 2 बजे हुए इस हादसे से डाउन लाइन पर परिचालन 2 घंटे बाधित रहा। इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों खड़ी रहीं। सूचना पर रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने का काम शुरू किया। शाम 4:10 पर परिचालन बहाल हुआ। कई ट्रेनें 1 से 3 घंटे तक लेट हुईं।
रेलवे ने गुरपा गझंडी घाटी में अलर्ट जारी किया है क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ बार-बार भूस्खलन होता है। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई हुई। सरकार ने जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी। अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के नीट मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि परिणाम लंबे समय तक रोके जाना अनुचित है। उन्होंने मांग की कि जांच जारी रखते हुए परिणाम जारी किया जाए। वहीं याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि पेपर लीक स्पष्ट है। सरकार ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बुधवार को भी मामले की सुनवाई होगी। हजारीबाग मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों के शव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखे गए थे। इनमें से केवल सहदेव सोरेन का शव पत्नी और बेटे ने लिया, जबकि रघुनाथ और बिरसेन के शव अब भी लावारिस पड़े हैं। प्रशासन ने कहा है कि 72 घंटे बाद नियम के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सहदेव की पत्नी ने बताया कि उसका पति 18 साल से घर नहीं लौटा था और परिवार खेती व मजदूरी से गुजारा कर रहा था। परिवार ने डर के कारण शव लेने में भी झिझक दिखाई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घोरहर थाना में मामला दर्ज कर लिया है। धनबाद के वासेपुर इलाके में मंगलवार सुबह एनआईए और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने शाहबाज नामक युवक के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा है। हालांकि अधिकारियों ने आधिकारिक बयान देने से परहेज किया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई, जिसके लिए नोट गिनने की मशीनें मंगवाई गई। शाहबाज का कहना है कि ये पैसा उसकी शादी के लिए रखा गया था और उसने पुलिस को शादी का कार्ड भी दिखाया। स्थानीय लोगों के अनुसार शाहबाज और उसका परिवार साधारण जीवन जीता है। मामले की जांच जारी है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बरवाडा में नकली किन्नरों की शिकायत पर श्वेता किन्नर ने 8 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इसके बाद सुनैना किन्नर गुट और श्वेता गुट में तनाव बढ़ गया। सोमवार शाम सुनैना और उसकी टीम ने श्वेता के वाहन को रोककर गाली गलौज और मारपीट की कोशिश की। भीड़ जुटने पर आरोपी वहां से भाग निकले। श्वेता ने थाना पहुंचकर सुनैना और उसकी टीम पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। श्वेता का कहना है कि सुनैना नकली किन्नरों से हफ्ता वसूली करती है और उन्हें संरक्षण देती है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। फर्जी पत्र और अधिकारियों के नकली हस्ताक्षर के जरिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना की राशि में करोड़ों की हेराफेरी की गई। मामले में लातेहार निवासी आपूर्तिकर्ता मोहम्मद अमजद हुसैन और आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में सामने आया कि लाभुकों की सूची में हेरफेर कर 59 लाख रुपए की निकासी कर ली गई, जिसमें से करीब 25 लाख रुपए अमजद ने अपने खाते में जमा कराए। बाद में दबाव में उसने 1.5 लाख रुपए लौटाए और मोबाइल बंद कर फरार हो गया। जिला प्रशासन ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। रांची जिला प्रशासन ने हरमू बाजार स्थित एक दुकान पर छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 14 किलो वाले 5 सिलेंडर, 5 किलो का 1 सिलेंडर और छोटे 6 सिलेंडर जब्त किए गए। साथ ही रिफिलिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं ऐसी गतिविधियां दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। रांची साइबर थाना में दर्ज एक मामले में झारखंड पुलिस ने नागपुर पुलिस की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित से फर्जी ऐप HNAC के जरिए 23 लाख रुपए निवेश कराने के बाद ठग लिए गए थे। आरोपी कंपनी NJ फाइनेंशियल रिसर्च नाम से फर्जी विज्ञापन चलाते थे और 5 से 10 गुना मुनाफे का लालच देते थे। जांच में सामने आया कि जिस एक्सिस बैंक खाते में पैसे जमा करवाए गए उसमें मात्र 23 दिनों में 2.51 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए। इस खाते से 12 राज्यों में शिकायतें दर्ज हुई हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। कोलकाता स्थित NCLT ने समर्थ फैबलॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रिब्यूनल ने स्वरूप घोष को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया है। मामला कुशल पॉलिशेक और समर्थ फैबलॉन के बीच वित्तीय विवाद से जुड़ा है।
कुशल पॉलीशेक ने कंपनी पर 18.26 करोड़ रुपए के बकाया का दावा किया था। कई बार समझौता होने के बावजूद समर्थ ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद याचिका दायर की गई। एनसीएलटी ने आदेश दिया है कि अब समर्थ का मैनेजमेंट स्वरूप घोष संभालेंगे और जरूरत पड़ने पर पुलिस सहयोग लेंगे। जमशेदपुर में एसएसपी पीयूष पांडे की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी हुई। बैठक में सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी मौजूद रहे। अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निपटारे और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन मामलों को भी समय पर पूरा किया जाए। बैठक में घाटशिला उपचुनाव और दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की रणनीति पर जोर दिया गया। सीसीटीएनएस और ऑनलाइन एफआईआर जैसी तकनीकी सुविधाओं के प्रभावी उपयोग पर बल दिया गया। झारखंड मंत्रालय परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की स्मृति में पौधारोपण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम का पौधा लगाकर गुरुजी को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम झारखंड सचिवालय संघ द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर सांसद विजय हास्ता सहित कई जनप्रतिनिधि और सचिवालय कर्मी उपस्थित थे। सचिवालय संघ ने कहा कि परिसर में लगाया गया पौधा गुरुजी की याद दिलाता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिबू सोरेन का योगदान झारखंड की संस्कृति और राजनीति दोनों में अमूल्य है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुन हातू चौक पर शराब की दुकान खोलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। महिलाएं और बच्चे असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद विधायक पूर्णिमा साहू ने उपायुक्त को पत्र लिखकर दुकान को आबादी से दूर स्थानांतरित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि महिला विश्वविद्यालय के सामने शराब दुकान होना शिक्षा और सुरक्षा दोनों के लिए घातक है। इससे छेड़खानी और असामाजिक गतिविधियों की संभावना बढ़ सकती है। विधायक ने जिला प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की। गुमला जिले में हाल ही में 25 बच्चे माता पिता की मृत्यु से अनाथ हो गए हैं। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने इनके पुनर्वास और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। बाल कल्याण समिति को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों और परिवारों से संपर्क कर दस्तावेज बनवाने में मदद करें। कई परिवारों के पास आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कागजात नहीं हैं। प्रशासन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी लेगा। उपायुक्त ने कहा कि इन मासूमों की जिंदगी में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए झारखंड सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य के 24 जिलों में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 6200 अतिरिक्त होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पुलिस उप महानिरीक्षक गृह रक्षा वाहिनी ने सभी जिलों के समादेष्टाओं को पत्र जारी कर जवानों को तैयारी हालत में रखने का निर्देश दिया है। इन जवानों को विधि व्यवस्था संधारण और त्योहार के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए लगाया जाएगा। जिला के एसएसपी और एसपी को जवानों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। दुर्गा पूजा के दौरान शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पगारोपी थाना क्षेत्र के जोरदाग पंचायत से 3 युवक पिछले कई दिनों से लापता हो गए हैं। इनमें राजू पासवान और दुखन पासवान शामिल हैं, जो कोलकाता में ब्रश फैक्ट्री में काम करते थे और 3 सितंबर को घर लौटने निकले थे। इन्हें लेने गया एक और दोस्त भी गायब हो गया। 13 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। परिजनों ने थाने में आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि वे रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में खोजबीन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वालों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि उनके बेटे सुरक्षित लौट सकें। परिजनों का दर्द छलकते हुए उन्होंने कहा कि क्या कसूर है हमारे बच्चों का, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। गोरहर थाना क्षेत्र के पातीपेरी जंगल में पुलिस और कोबरा 209 बटालियन के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। इनमें कुख्यात नक्सली और भाकपा माओवादी केंद्रीय कमेटी का सदस्य सहदेव सोरेन भी शामिल था, जिस पर सरकार ने 1 करोड़ का इनाम घोषित किया था। सहदेव कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे अनूप मरांडी की हत्या भी शामिल है। उसका शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया। बेटे मनोज ने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे पिता नक्सली हैं। पुलिस आने पर ही असलियत पता चली। पत्नी पार्वती देवी ने बताया कि सहदेव 10 साल से घर नहीं लौटा और मजदूरी कर उन्होंने परिवार का खर्चा चलाया।
सहदेव का घर झोपड़पट्टी जैसा है, परिवार गरीबी में जीवन जी रहा है। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। डीएफओ मनीष तिवारी के गुप्त सूचना पर मंगलवार को गांडे अंचल के ताराटांड थाना क्षेत्र में अवैध आरा मिलों पर छापा मारा गया। कार्रवाई चौरा और तीन पतली गांव में की गई, जहां 3 आरा मिल संचालित हो रही थीं। मौके से करीब 1 लाख रुपए मूल्य की लकड़ी जब्त की गई और मिलों में लगी मशीनों को जेसीबी से उखाड़ दिया गया। चौरा गांव में वासुदेव वर्मा और हीरामन शर्मा, जबकि तिनपतली में बाबूराम मुर्मू अवैध कारोबार चला रहे थे। डीएफओ ने बताया कि तीनों संचालकों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान बेगाबाद खुरचुट्रा वन प्रक्षेत्र के रेंजर और अन्य वनकर्मी मौजूद थे। वन विभाग का कहना है कि जंगलों को नुकसान पहुंचाने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र के पलखिया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापामारी में रॉयल स्टैग और आइकॉनिक ब्रांड की बोतलें, 1280 लीटर स्पिरिट, 2000 स्टिकर्स, 20,000 कॉर्क ढक्कन और 150 लीटर तैयार शराब बरामद की गई। टीम ने मौके से 5 लीटर कैरामेल और अन्य कच्चा माल भी जब्त किया। कार्रवाई अधीक्षक उत्पाद मुख से और ईआईबी रांची के निर्देश पर की गई थी। इस धंधे में शामिल मकान मालिक समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जो फिलहाल फरार हैं। छापामारी दल में गिरिडीह, धनबाद और बोकारो की टीमों के साथ पुलिस और होमगार्ड भी शामिल थे। प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।